आदाब, द सक्सेस स्टोरीज में आपका खैर मकदम है। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने आपकी मुलाकात मशहूर साइंटिस्ट, अदीब और बिजनेसमैन से कराई है। पिछले कुछ साल में या पिछले कुछ दिनों में बार बार ये बहस उठती है कि मदरसा एजुकेशन, दीनी मदरसा बच्चों को तंग जहन बना देता है और मेन स्ट्रीम में आने से रोक देता है। बीच बीच में ऐसे एग्जाम्पल आते हैं जहां पर दीनी मदरसों से पढ़े हुए कुछ लड़के लड़कियों ने मेन स्ट्रीम में अच्छे कारनामे किए हैं। ऐसे में एक नाम जो कि पिछले कुछ साल में सबसे ज्यादा मकबूल हुआ है वो शाहिद रजा खान का है। इन्होंने यूपीएससी में 751 रैंक पाई, 2 बार बीपीएससी निकाला, जेएनयू से एमफिल किया है, बीए किया है, एमए किया है और अभी पीएचडी भी कर रहे हैं। और इस वक्त समस्तीपुर में डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर हैं। शाहिद रजा खान साहब आज हमारे बीच मौजूद हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें वक्त दिया। शाहिद भाई, शाहिद साहब, सबसे पहले हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। आपने गया से पढ़ाई शुरू की थी, उसके बाद आप मदरसा पहुंचे आजमगढ़, काफी दूर है, आजमगढ़ पहुंचे जहां पे जमियतुल अशरफिया में आपने दीनी तालीम हासिल की, आपने बाकायदा मदरसे में तालीम हासिल करी, फिर आप जेएनयू चले गए। आमतौर पे देखा जाता है मदरसे से बच्चे जेएनयू जैसा इदारा वहां तक नहीं पहुंचते हैं, तो ये सफर कैसा रहा? उसके बाद यूपीएससी का सफर तो हम आपसे बाद में पूछेंगे, ये सफर कैसा रहा और क्या ये आम सफर है या कुछ खास आपके साथ हुआ जिस वजह से आपने ये सफर इख्तियार किया? आप अपनी कुछ रोशनी डालिए अपनी शुरुआती जिंदगी पर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम के लिए। और एक अच्छी सीरीज है जिसमें लोगों को हम रोल मॉडल्स या इंस्पिरेशन थ्रू फेमस पर्सनालिटीज एंड सक्सेसफुल पीपल हम दे सकते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स को, यंग जनरेशन को। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपने सही फरमाया कि मेरी जो तालीम है वो इब्तदाई तालीम अपने होम टाउन से हुई और सन 2007 में मैंने अल-जामिअतुल अशरफिया का रुख किया। वहाँ से मैंने तालीम हासिल की। कुछ इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद मैं वहाँ गया था और ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जर्नी रही मेरी। स्कूल से शुरू किया, मतलब गांव के स्कूल से शुरू किया, फिर गांव के मदरसे में मैंने पढ़ा, फिर अपने शहर के मदरसे में पढ़ाई की, फिर उसके बाद अल-जामिअतुल अशरफिया में गया। तो अशरफिया से मैंने तालीम हासिल करने के बाद मेरे जो भाई थे वो भी, उन्होंने मुझे एक इंस्पिरेशन, मेरे भाई डॉक्टर जावेद साहब, उन्होंने मुझे एक इंस्पिरेशन दिया कि आप जो है अभी आपकी तालीम कंप्लीट मदरसे की तो हो गई है, तो आप आगे हायर एजुकेशन के लिए सोचें। और उन्होंने मतलब स्ट्रेटली मुझे सिविल सर्विसेज का ऑप्शन मेरे सामने रखा कि आप सिविल सर्विसेज में आए। मुझे उस वक्त पता नहीं होता था कि सिविल सर्विसेज क्या होता है, तो उन्होंने मुझे ऐसे समझाया कि आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीएम बने। तो मैंने कहा कि हाँ, पोस्ट तो बहुत अच्छी है और सर्विस भी बहुत अच्छी है। तो मैंने उनसे थोड़ी जानकारी ली तो पता चला, मुझे उस वक्त ये पता चला कि ऑल ओवर इंडिया 100-150 लोग ही क्वालिफाई करते हैं और डीएम बनते हैं हर साल, इतना मुझे पता था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा इनमें इंशाल्लाह। और फिर जेएनयू का रुख किया मैंने, दिल्ली गया। दिल्ली में मैंने जाकिर नगर में एक मदरसा है, जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया, मैंने वहाँ से अपने तखस्सुस फिल लुगा वल अदब किया, दावा वल अदब। इसमें हमें सिखाते हैं कि दीन की इस्लाह, समाज की इस्लाह, दीन की तबलीग कैसे करते हैं, और लैंग्वेजेस सिखाते हैं, स्पेशली इंग्लिश, अरबिक, पर्शियन लैंग्वेजेस में सिखाते हैं। 2 साल कोर्स होता है। मैंने वहाँ तालीम हासिल की और उसी दौरान मुझे जेएनयू के बारे में इंफॉर्मेशन दिल्ली में मिलने लगी, क्योंकि मेरे सीनियर्स जो थे, जो अशरफिया से या दूसरे मदारिस से फारिग होने वाले जो स्टूडेंट्स थे, स्कॉलर्स थे, जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे थे, उनसे जब मुलाकात हुई तो जेएनयू की तैयारी मैंने वहीं शुरू की। और
फिर मैंने 2011 में JNU में एडमिशन लिया। हाँ, और 2011 में एडमिशन जब लिया उसी वक्त से मेरा इरादा सिविल सर्विसेज का था। फिर BA MA मैंने अरबिक लैंग्वेज से किया। MPhil PhD अभी मेरा चल रहा है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, ईस्ट एशियन स्टडीज में। तो ये मेरे मतलब तालीमी एकेडमिक मेरा सफ़र था, जो गांव से होकर आजमगढ़, दिल्ली और अभी जी, JNU। शाहिद साहब, आम तौर पर एक इल्जाम लगता है मदरसों पर, दीनी मदरसों पर, कि वहां से पढ़कर बच्चे अरबी तो सीखते हैं, दीन के बारे में सीखते हैं, लेकिन अंग्रेजी में, मैथमेटिक्स में या बाकी सब्जेक्ट्स में पिछड़ जाते हैं। इवन हिस्ट्री में भी ये ऐसा एक इल्जाम लगता है, जिस वजह से कि वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाते हैं। जहां तक कि यूपीएससी का भी अगर सवाल किया जाए तो यूपीएससी में भी ये सब सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं कुछ कम कुछ ज्यादा जरूरी होते हैं, जैसे सीसेट का एग्जाम है। तो क्या ऐसा सच में है कि मदरसे में इन सारे सब्जेक्ट्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है, या मतलब क्या वजह है कि ये इल्जाम लगता रहा है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा, ये जो एक इल्जाम है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा जरूरी है, और उसे क्या वो सच में जरूरी है, या वो कितना सच है कि बिल्कुल भी मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है पिछले 100 साल में? तो उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, दो टॉपिक है। एक तो मदरसे में अभी एक हम का सिलेबस क्या है, क्या पढ़ाया जा रहा है वहाँ से, और वहाँ के जो फारिगीन हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उलमा हजरात हैं, उनके लिए मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम में और या फिर सर्विसेज में क्या प्रोस्पेक्ट हैं, जॉब्स के लिए क्या प्रोस्पेक्ट हैं। और दूसरा है अहम पॉइंट ऑफ डिस्कशन है मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा। तो अगर हम पहले वाले टॉपिक पे बात करें तो मदरसे में फारिग होने, देखिए मदरसे एजुकेशन को सिस्टम को इसके लिए समझना ज़रूरी है। मदरसे की जो बुनियाद है वो इसलिए रखी गई है कि उसमें जो उलमा, बहुत पुराना सिस्टम है मदरसा एजुकेशन सिस्टम, इनफैक्ट बहुत ही पुराना सिस्टम। आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा। तो उसमें ओवरऑल जो है अपब्रिंगिंग की जाती थी तलबा की। मेन फोकस उनका दीन पे होता था, दीन का इल्म, और उसमें सिर्फ दीन के इल्म में सिर्फ कुरान और हदीस ही नहीं है, दीन का इल्म ओवरऑल इल्म होता है। उसमें लॉजिक भी है, फिलॉसफी भी है, लैंग्वेज भी है, रियाजियात है, या फिर दीगर असरी उलूम जैसे कि साइंस है, ये सारी चीज़ें दाखिल हैं। हम देखें तो मदरसे के प्रोडक्ट ही बड़े बड़े प्रोडक्ट हैं जो जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, खासतौर से मिडल ईस्ट की, वेस्ट एशिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पे। लेकिन एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से अपग्रेड होता गया मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम, उस तरह से मदरसे का एजुकेशन सिस्टम और सिलेबस अपग्रेड उतना अच्छे से नहीं हो पाया है। तो अभी अगर करंट सिचुएशन हम देखें मदारिस में, तो मेन फोकस उनका दीनी उलूम पे, यानी कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, लॉजिक, लुग़त यानी कि लैंग्वेज, इन चीज़ों पे है। और जो जिनको हम दूसरे सब्जेक्ट्स कहें जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, मैथ्स, साइंसेज, इकोनॉमिक्स, तो ये सारी चीज़ें पढ़ाई तो जाती हैं, मैंने भी पढ़ाया, और दूसरे मदारिस का सिलेबस भी आप देखेंगे तो उसमें मिलेगा कि ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन इनका लेवल उतना हाई नहीं होता है जितना हाई के दीनियात, कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, लॉजिक, तफसीर, इन चीज़ों का लेवल होता है। बेसिक हिंदी, बेसिक इंग्लिश, मैथ्स, साइंस पढ़ाई जाती हैं। तो इन सबको पढ़ने के बाद जब स्टूडेंट, मैं अपनी ही अगर एग्जांपल लेकर के बात करूं, जब मैं JNU में आया, और तो मुझे JNU में एडमिशन लेने के लिए 1 साल तैयारी करनी पड़ी, और ख़ास तौर से मैंने उसमें मैथ्स, लैंग्वेज और जनरल नॉलेज की स्टडी किया। तो दूसरे स्टूडेंट्स जो थे मेरे ही बैच के, वो 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एंट्रेंस दे रहे हैं, उनका निकल जा रहा है एग्ज़ाम एंट्रेंस। मुझे 1 साल लगा, तो ये गैप था जो मैंने 1 साल में पूरा करने की कोशिश की। सिमिलरली जब मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की, तो अगेन लाइक अदर स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेजेस, अनलाइक देम, मुझे अपना बेस उस लेवल तक ले जाने में करीब 2-3 साल लग गया। मैंने ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में सेल्फ स्टडी की, जो बेसिक बुक्स हैं एनसीईआरटी वगैरह उनको पढ़ा। तो मुझे बहुत बेसिक से पढ़ना पड़ा, 5th क्लास की मैथ्स पढ़ रहा हूँ, 6th क्लास की साइंस पढ़ रहा हूँ, और अपने आप को मैं इस लायक भी नहीं था कि मैं कोचिंग ज्वाइन कर सकूं।
मैंने अपने आप को उस लेवल पे लाया, मुझे करीब साल 2 साल लगा कि फिर मैंने कोचिंग भी लिया और फिर अपने आप को उस लेवल पे ले जाया जहाँ मैं दूसरे स्टूडेंट्स, दूसरे एस्पिरेंट के साथ कम्पीट कर सकूँ। तो हाँ, ये एक रियलिटी है कि मदरसे से फ़ारिग होने वाले जो हज़रात हैं, उनको थोड़ी-सी दिक्कत होती है जब वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम में आते हैं। लेकिन अगेन उनकी अपब्रिंगिंग भी दूसरे स्टूडेंट्स की तरह इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, समझ और जो ओवरऑल अपब्रिंगिंग होती है, वो बड़ी अच्छी होती है और यही वजह है कि वो जब मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम में आते हैं, तो बड़ा अच्छा करते हैं। हाँ, उन्हें थोड़ी-सी ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन वो अच्छा करते हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ जो अशरफिया, नदवा, देवबंद से आने वाले जो हज़रात हैं, आपने भी देखा होगा जेएनयू में, कि ये लोग बड़े अच्छे से दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कम्पीट कर रहे हैं और हर सेंटर में हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ अरबिक है या उर्दू है, इनमें हैं और जेआरएफ क्वालीफाई कर रहे हैं, नेट का एग्ज़ाम निकाल रहे हैं। सिविल सर्विसेज़ में आपको दर्जनों लगभग उलमा मिलेंगे जिन्होंने क्वालीफाई किया है। जेएनयू से भी कई हैं। जी तो ये एक मदरसा एजुकेशन सिस्टम हिंड्रेंस तो बिल्कुल भी नहीं है हमें मेन स्ट्रीम से जुड़ने के लिए, लेकिन थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा पड़ जाती है क्योंकि अगेन लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग कि इसका मकसद ही है दीनी तालीम पे फ़ोकस करना। जब हम इधर प्रोफ़ेशनल दुनिया में आते हैं, तो हमें थोड़े से ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ जाती है। जी, लेकिन आमतौर पर ये भी एक सवाल उठाया जाता है कि जितना मदरसा एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है एक पर्टिकुलर दीनी तालीम की तरफ है। एक वाकया भी हमने सुना है कि रशीद अहमद गंगोही ने कासिम ननौतवी साहब को यही कहा था कि देखिए हम दीनी उलमा पैदा करना चाहते हैं, अगर किसी को इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए। लेकिन आज के वक्त में दीनी उलमा की शायद उतनी जॉब्स जबकि मौजूद नहीं है उस तरीके से, मतलब अगर देखा जाए, अगर हम जॉब ओरिएंटेड वर्ल्ड में देखें उस तरीके से, तो क्या ऐसा जरूरी नहीं समझा जाए, जैसा कि बहुत से लोग अब कहते हैं कि मदरसों को भी थोड़ा सा वोकेशनल होने की जरूरत है, मदारिस को भी, क्योंकि बच्चे आमतौर पे, और वो भी सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्ड जगह से बच्चे आते हैं इन जगहों पर। तो क्या ये आप जरूरी समझते हैं? आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए मैंने जैसा कि अपने पिछले वाले क्वेश्चन पे मैंने दो सेक्शन किया था, एक मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा। जी देखिए जो उलमा या जो भी दीनी जो इमाम या मुदर्रिसीन, टीचर्स जो मदरसे में बनते हैं या जो दीन को समझाने की या तबलीग करने की जिनकी जिम्मेदारी होती है फारिग होने के बाद, उनके लिए ज़रूरी है कि उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी का ग्रोथ हो और ओवरऑल पर्सनैलिटी के ग्रोथ में सिर्फ फ़िक़्ह, हदीस, कुरान, तफसीर ही नहीं आता है। सारे ही वो उलूम जो इन दिनों या अपने वक़्त में दुनिया में राइज हैं और जिसमें लोग जिसमें काम कर रहे हैं, उन सारे उलूम पे एटलीस्ट थोड़ा ना थोड़ा दस्तरस रखना उलमाए कराम के लिए ज़रूरी है ताकि वो समाज को सही से समझ सकें, तभी वो उसकी इस्लाह और उसको रिफ़ॉर्म कर पाएँगे। अगर हम साइंस को नहीं समझते हैं, तो क्या साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रही है और उनका दीन में क्या दखल है और दीन उनको उस साइंटिफिक डेवलपमेंट पे कैसे रिस्पॉन्ड करे, ये हम नहीं समझ सकते हैं, नहीं कर सकते हैं अनलेस एंड अंटिल हम अवेयर हैं उस साइंटिफिक डेवलपमेंट से। तो इट्स वेरी ट्रू कि इवन अगर आप सिर्फ दीनी उलमा पैदा करना चाहते हैं मदारिस में, तो भी उनके लिए हर उन उलूम से वाक़फ़ियत ज़रूरी है, जो समाज में जिनका योगदान है, जिनका समाज में कोई ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, ताकि आप सही से उसको समझ सकें। दूसरी बात है वो कि जॉब पर्सपेक्टिव से हम अगर बात करें, तो देखिए मदरसे से फ़ारिग होने के बाद एकदम जॉब के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो उलमा हैं, तो आप इमाम में मैं मौलाना हूँ, तो इमाम बन सकते हैं मस्जिद में या फिर हम किसी दूसरे मदरसे में जाकर दर्स व तदरीस का पढ़ाने का काम अंजाम दे सकते हैं या हम दीन की तबलीग करेंगे, तकरीर और प्रोग्राम्स करेंगे या फिर हम एक मुस्लिह हैं। तो ये सारी चीज़ें ये प्रोस्पेक्ट हैं मदरसे में। लेकिन ये सिर्फ मदरसे का है, इनके अलावा भी दूसरे जो प्रोफ़ेशनल्स हैं, जैसे कि जर्नलिज़्म है, लॉ है, साइंस है, सिविल सर्विसेज़ है,
या फिर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में आकर के आप पढ़ाना चाहते हैं, लेक्चरशिप है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, आप ये करना चाहते हैं, तो पहला वाला जो सेक्शन मैंने बताया वहाँ तो बहुत अच्छे से मदरसा हमें तैयार कर दे रहा है कि हम इमामत बहुत अच्छे से कर लें और मदरसे में पढ़ा सकें। लेकिन जब हम दूसरे प्रोफेशन में आने की कोशिश करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो या बिजनेस में या फिर हम जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, तो उसके लिए मदरसा हमें पूरी तरह से तैयार करके नहीं भेजता है। हमें उसके लिए अलग से कोर्सेज करने पड़ते हैं और सिर्फ अगर मदरसे की तालीम पे हम डिपेंडेंट होकर कोशिश करेंगे कि हमें दूसरे जॉब पर्सपेक्टिव में जॉब एरिया में हमें प्रोस्पेक्ट दिखाई दे, तो आई डोंट थिंक कि हम अच्छा कर पाएंगे। हमें मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम से या तो आप मदरसे में रहकर ही उससे जुड़ जाएं या फिर वहां से छोड़ने के बाद निकलें। फॉर एग्जांपल मैंने अगर सिविल सर्विसेज का हदफ टारगेट लिया तो मदरसे में मेरी सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं हो सकती थी, कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई समझ नहीं थी, वो माहौल ही नहीं था। तो मुझे वहां से निकल करके जेएनयू में या दिल्ली में पढ़ाई करनी पड़ी, तैयारी करनी पड़ी। इसी तरह से अगर सहाफ़त में बहुत सारे उलमाए कराम हैं, लेकिन उन्होंने सहाफ़त में अपना करियर तब बनाया जब उन्होंने जर्नलिज़्म को यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा, कॉलेजेस में पढ़ा, मदरसा छोड़ने के बाद। कुछ उलमाए किराम यूनिवर्सिटीज़ में दर्स तदरीस का भी काम दे रहे हैं। अगेन उन्होंने वो लियाकत या वो स्किल या वो नॉलेज अपने आप को जो उस काबिल बनाया, वो सिर्फ मदरसे में नहीं बनाया, बाहर निकल के बनाया। तो अगेन मदरसे की एस्टैब्लिशमेंट के मकसद को नज़र में रखते हुए हमें जो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसे पर ध्यान देने की ज़रूरत है, बिल्कुल है। और ख़ास तौर से उसके सिलेबस में मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत ही पुराना है और बहुत ज़माने से चला रहा है। अगर हम वो कहते हैं ना, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, हमें चेंज के साथ अपने मदरसे के सिलेबस को भी चेंज करना होगा। आई एम नॉट टेलिंग कि पूरा ओवरऑल कर दें और एकदम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की तरह कर दें, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स मदरसे से हम निकालने लगें। लेकिन एक अच्छा आलिम दीन अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें मदरसा के सिलेबस को थोड़ा-सा चेंज करने की ज़रूरत है और उसके जो एनवायरनमेंट है, एजुकेशन सिस्टम है, उसको थोड़ा-सा मॉडिफाई करने की बिल्कुल ज़रूरत है। आप अब एक सिविल सर्वेंट हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। मौलाना आज़ाद ने जब रांची में मदरसा कायम किया था तो अपने खुतबे में उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि दीनी अरबी मदरसे से पढ़ने वाले बच्चे ही असली देशभक्त हो सकते हैं। काफी मजेदार बात है। उनका कहना था क्योंकि अंग्रेजी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बच्चा सिर्फ जॉब के नजरिए से पढ़ाई करता है, और जब दीनी मदरसे में बच्चा पढ़ता है तो जब तक वो पढ़ाई करता है जॉब उसके जहन पर नहीं होती, तो उसमें देशभक्ति ज्यादा होगी, लोग समाज के लिए सेवा की भावना ज्यादा होगी। तो ये एक चीज है। तो आप अपनी मदरसा एजुकेशन को जब आप इस सर्विस में गए तो आप उसे किस तरीके से ये देखते हैं कि वो किस हद तक काम आती है, किस तरीके से, क्या आपको लगता है कि ये कुछ बेहतर आपको एक इंसान बनाती है, एक बेहतर सिविल सर्वेंट बनाता है, या बस जैसे बाकी सब हैं, जैसे जेएनयू से पढ़ा हुआ कोई और या एएमयू से पढ़ा हुआ या फिर बीएचयू से पढ़ा हुआ, या बस एक ऐसा ही सिविल सर्वेंट आपको भी बना दिया गया है? देखिए, डेफिनेटली मदरसे में जो भी मैंने तालीम हासिल की, जो भी पढ़ाई मैंने किया, जो भी नॉलेज या जो भी मेरी तरबियत मदरसे में हुई, वो अनडाउटेडली मुझे एक अच्छा सिटीजन, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा ऑफिसर बनाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है और मैं इसको फील करता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँ कैसे? मैं अगर मदरसे में जो मैंने देखिए, जो मौलाना आज़ाद साहब ने कहा, वो बिल्कुल एक हकीकत है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि दूसरे तालीमी इदारे से आने वाले हज़रात कम देशभक्त होते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मदरसे से आने वाले जो स्टूडेंट हैं, वो अनडाउटेडली अपने वतन को, अपने मुल्क को, हुकूमत को समझते हैं और उसमें अपना योगदान उनका बहुत अच्छा होता है और यकीनन एक मुस्बत सोच रखने वाले होते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं और उनमें से एक मैं भी हूँ। और मुझे मदरसे ने ये सिखाया कि किस तरह से
अपनी शख्सियत को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। और ख़ास तौर से जब हम सिविल सर्विसेज की बात करें और एज ए सिविल सर्वेंट की बात करें गवर्नमेंट में एक ऑफिसर के हिसाब से, तो मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ मदरसे ने मुझे दी जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन सेकंड ARC रिपोर्ट भी कहती है कि जो ऑफिसर्स आ रहे हैं उनका एथिकली साउंड होना, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का एक पेपर भी यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है सिविल सर्विसेज में। और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें कि किस तरह से स्ट्रेस को मैनेज किया जाए, किस तरह से सर्विस में ईमानदारी के साथ बने रहना चाहिए, किस तरह से जो आने वाले चैलेंजेस हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ में चेंज करें। तो डेफिनेटली मुझे मदरसे ने कॉन्फिडेंस दिया और ईमानदारी दी, दीनदारी दी। यकीनन अगर सही मानों में कोई शख्स दीनदार है तो उसके अंदर ये सारी खासियतें भी आती हैं, क्योंकि उसमें दीन की समझ, दीन की तालीम होती है, बुराई से बचने की तलकीन होती है कि आप बुराइयां से बचें, और सबसे अहम चीज़ तवक्कुल अल्लाह होता है कि आप अल्लाह पे भरोसा करें। और इज़्ज़त और ज़िल्लत उसके हाथ में है, रिज़्क़ उसके हाथ में है, वही जो है आप पूरी दुनिया का पालनहार है और सबको खिलाने पिलाने और उसकी नशोनुमा की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक तआला ने अपने हाथ में रखी हुई है। तो कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो आपको किसी तरह से भी नुकसान पहुंचा सकता है या आपका किसी तरह से फायदा कर सकता है। आप सिर्फ वो करें जो एथिकली सही है, जो दीन और मजहब के हिसाब से सही है, वही एथिकली भी सही है। तो डेफिनेटली मुझे एक दीन और मदरसा एक अच्छा ऑफिसर बना। जी, शाहिद साहब, बहुत बहुत अच्छी बात है आपने करी और आपका काफी हमने वक्त भी लिया है, लेकिन एक जरूरी बात, जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, दीनी मदारिस में पढ़ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, अलग अलग जगहों पर, कुछ अच्छे मदरसे हैं, अच्छों से मतलब बड़े मदरसे हैं, जैसे कि हमारे पास नदवा हुआ, दारुल उलूम हुआ, अशरफिया हुआ, या फिर ऐसे और भी मदारिस हैं। फिर कुछ मदारिस हैं जो छोटे मदारिस हैं, तो जैसे आप देखते हैं कुछ गांव देहात में हैं, तो उनका भी अपना एक रोल है। तो आप वहां से पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, उन्हें क्या जिंदगी में करना चाहिए? क्योंकि आमतौर पे देखा गया है जो बड़े मदारिस हैं वहां के पढ़े हुए स्कॉलर्स अच्छी जगह पर प्लेस हो जाते हैं, मुफ्ती के तौर पर या मौलाना के तौर पर, लेकिन छोटे मदारिस में तो बहुत हायर एजुकेशन अगर है भी, पहली बात तो है ही नहीं, तो उसमें वो अपने करियर के साथ क्या करें? क्योंकि कहीं ना कहीं करियर भी एक जरूरी चीज है कि उन्हें पैसा भी कमाना है, खाना भी खाना है, और आमतौर पर ऐसे लोग बहुत ही बैकवर्ड जगहों से आ रहे हैं। कुछ हद तक कुछ मदारिस तो ऐसे हैं जिनमें ज्यादातर बच्चे यतीम भी हैं, आप खुद इस बात से वाकिफ होंगे। तो ऐसे में आपका मैसेज क्या है, वो बच्चे क्या करें? देखिए, जितना मैं सोच सकता हूँ वो है ना, अभी मैं तिफले मकतब हूँ, अभी भी मैं लर्निंग के ही स्टेज में हूँ, मैं पूरी तरह से सही नहीं हूँ, लेकिन जो भी मेरी समझ है उस हिसाब से मैं मदरसे के जो तलबा हैं उनके लिए भी मैसेज है मेरे पास, और उससे ज़्यादा अहम जो उसके मुंतज़िमीन, जो उसके एडमिनिस्ट्रेटर या वहाँ पढ़ाने वाले जो असातिज़ा शिक्षक हैं, उनके लिए भी मेरे पास अहम मैसेज है। देखिए, जो मदरसे में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जब वो दो तरह आपने जैसा कहा, एक बड़े मदारिस हैं, नदवा, शफिया, देवबंद जैसे बड़े मदारिस, जहाँ से निकलने के बाद जो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आगे हाई एजुकेशन में भी करियर अपना बना सकते हैं, उनको अवेयरनेस कम से कम है। तो और जो गांव और छोटे शहरों के जो मदारिस हैं, वहाँ पे अवेयरनेस की भी कमी है। तो सबसे पहले तो वहाँ के जो छोटे मदारिस हैं, वहाँ से बच्चे निकल कर जनरली बड़े मदारिस में जाते हैं। इब्तिदाई तालीम उनकी वहाँ होती है 3rd, 5th, 4th क्लास तक। हायर एजुकेशन दीनियात में भी वो बड़े मदारिस में जाते हैं। लेकिन जितना दिन वो छोटे मदारिस में अपने गाँव शहर के मदारिस में गुजारते हैं, वहाँ ज़रूरी है कि हम असातिज़ा या हम मुंतज़िमीन उनकी ओवरऑल नशोनुमा और उनकी ओवरऑल अपब्रिंगिंग पे ध्यान दें, उनकी ओवरऑल ग्रोथ पे ध्यान दें। सिर्फ इस बात पे न दें कि वो एक आलिम बन जाए, वो एक हाफिज़ बन जाए, बल्कि एक अच्छा हाफिज़ और आलिम बने जिसको दीन और दुनिया की समझ हो,
جس کو کریئر کا بھی آپشن ہو, کیونکہ after all آپ نے کہا کہ روزی روٹی بھی ایک اہم مسئلہ ہے, اور اس کے لیے یقیناً ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, لیکن کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے, اور ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. بھوک کو اپنا مقدر مان کر مت بیٹھ تو, ایک پرندہ دور تک جاتا ہے دانے کے لیے, تو ہمیں دور تک جانا پڑے گا دانے کے لیے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ذہن سازی جو ہے مدرسے سے شروع, جو ابتدائی مدارس ہیں وہاں سے ہمارے اساتذہ کو, ہمارے منتظمین کو, طلبہ کی کرنی ہوگی. لائک وی ڈسکسڈ ان دا بگننگ, ہمیں اوور آل اس بات پہ فوکس کرنا ہوگا کہ بچے نہ صرف امام اور صرف مدرسے میں ہی نہیں پڑھیں, کیونکہ بہت سارے لوگ ہر سال فارغ ہو رہے ہیں, اور ہر سال مدرسے میں اتنی ویکینسی نہیں آ رہی ہے کہ وہ وہاں جا کر پڑھائیں. تو ہمیں ان کے لیے الٹرنیٹ سوچنا پڑے گا کچھ, یا تو ہم ان کو کچھ اسکل دیں جس سے وہ اپنا کچھ بزنس کر سکیں, کچھ کام کر سکیں, یا ہم ان کو ایسا ذہن دیں کہ وہ آگے ہائر ایجوکیشن میں جا سکیں اور اپنا کریئر بنا سکیں. اور یہ چیز جو ہے وہ شروع ہوگی ابتدائی مدارس سے. یہ تو میسج ہے میرا منتظمین اور اساتذہ کے لیے. طلبہ کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جو مدرسے کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کسی بھی طرح سے کسی بھی فیلڈ میں اپنے آپ کو کم یا کسی طرح سے اسکچم سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی, تو وہ تھوڑی سی نمی ڈالنے کی ضرورت ہے, اور حوصلوں کو بلند رکھنا ہے. اور آگے آپ, مجھ سے بہت سارے بچے اس طرح سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, سر میں مدرسے سے ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں. میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو جو بس سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور ایک یہ بنائیں, ویژن رکھیں, اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں. بیچ میں رکاوٹیں آئیں گی, لیکن ان کو عبور کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے وسائل موجود ہیں, مدارس میں بھی ہوں گے اور ادروائز بھی. تو کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. ہم بھی اور جو مدرسے میں جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی تعلیم کا ہی ایک سسٹم ہے, اور تعلیم ہر طرح سے فائدے مند ہی ہوتی ہے. نالج ایجوکیشن کبھی بھی نقصان دہ یا خراب نہیں ہوتا ہے, اور مدرسہ ایجوکیشن سسٹم بس ایک سسٹم ہے, بٹ اگین اٹس آلسو این ایجوکیشن سسٹم, اور اس میں بھی نشو و نما اور آپ کی اچھی شخصیت سازی ہو رہی ہے. لیکن آگے جاب وغیرہ کے لیے تھوڑا سا آپ کو اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے, ویژن رکھنے کی ضرورت ہے, ٹارگیٹ اور پلان کے ساتھ لائف کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ کامیابی تو ملے گی جو بھی کرنا چاہیں گے. جی شکریہ شاہد صاحب, بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت ہی قیمتی وقت اپنا دیا. آپ نے پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ کے آفس کا وقت ہونے والا ہے, اور ہم نے تب بھی آپ کا بہت سارا وقت لیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں ہم نے شاہد صاحب سے ملاقات کی. اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر کسی شخصیت کے ساتھ آپ سے ملیں گے. تب تک کے لیے شکریہ. بہت شکریہ.